दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक छोटे से वीडियो के साथ, एक छोटी सी चर्चा के साथ आज हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं। और ये वीडियो अभी तक बोर्ड पे आप कुछ नहीं देख रहे हैं तो आपको लग नहीं रहा होगा कि किस पे बना रहे हैं। कुछ बच्चों का कल पर्सनली मैसेज आया था कि सर जो सेंट्रल लेवल पे जो चेंजेज हो रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए। बहुत ईजी सी चीज़ है, बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपके। क्योंकि मेरे चैनल पे सभी प्रकार के बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सबकी वो चीज़ें नॉर्मली आप सबके समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में ये चीज़ क्या है, कैसे है सर, सब समझ में आना चाहिए। तो समझिएगा छोटी सी बात, परिवर्तन जीवन का नियम है। और आपको किसी भी युग में, किसी भी युग की अपन बात कर लें, किसी भी समय की बात कर लें, यदि आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है तो उन परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा। और केवल स्वीकार नहीं करना, उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। क्योंकि आप नहीं बदलोगे तो आपको पीछे पछाड़ के लोग निकल जाएंगे। ये बहुत बार मैं ऑफलाइन क्लासेस में ऐसी बातें करता था, एग्जाम्पल देता था। बहुत सारी मोबाइल कंपनियों के, नोकिया का मैंने एग्जाम्पल दिया था, सैमसंग का मैंने एग्जाम्पल देता हूँ। अपडेट समय के साथ मैं कई बार जब कॉलेज जाता हूँ तो कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे गिलहरी गाड़ी के नीचे आ गई, कोई चिड़िया भिड़ गई, तो बड़ा पेन होता है, दर्द होता है कि क्यों हुआ। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस विचार को निकालने के लिए, समायोजन करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो एक दिन हमारे बड़े अजीत साथी अनुज कुमार जी ने बड़ी एक अच्छी बात बोली, मैं बहुत बड़ा सहमत हूँ, कि डार्विन की जो थ्योरी है, जो योग्य होगा वो जिएगा, ये आपको अपने माइंड में लेके आनी है। आपको ये लगेगा कि जो योग्य होगा वो जिएगा, तो वो चीज आपको कंपटीशन में भी रखनी है कि जो योग्य होगा और जिसमें अपने आप को अपडेट करने की थ्योरी है, जिसको अपने वक्त के साथ बदलने की थ्योरी है, जो वक्त के साथ बदल लेता है वो जिंदा जाएगा, आगे बढ़ेगा, बाकी पीछे रह जाएंगे। तो इन परिवर्तनों को और अपनी योग्यता को आपको इसके अनुसार बढ़ाना है कि कैसा भी चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज बहुत छोटी सी चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज हम केवल एक भर्ती पे निर्भर नहीं रह सकते। जो बच्चे ऑलराउंडर हैं उनको पता है कि हमें ये बदलाव अपने अंदर लेके आना पड़ता है कि कैसी भर्तियां, हमें सेंटर की भर्तियों पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो सेंटर में कल एक बहुत बड़ा चेंज हुआ 19 अगस्त को, और वो चेंज क्या था, एक शब्द आपने सुना NRA, ठीक है, और एक शब्द सुना आपने CET, ठीक है। ये दो शब्द आपके सामने आए, NRA क्या है और CET क्या है। अब दोनों को समझिएगा, बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूं, जो मैंने अपना माइंड लगाया है, जो मैंने उसको जहां तक समझा है कल से काफी लेख पढ़ने के बाद। तो NRA का मतलब क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। NRA क्या होगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। मतलब कि कुछ जो भर्तियां अलग अलग आयोगों द्वारा की जाती हैं, जिनकी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होती है, जिनके अलग अलग अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उन सब भर्तियों को उन अलग अलग आयोगों की बजाय वो समस्त भर्तियां कौन करवाएगा, NRA करवाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पहले SSC, एक स्टाफ सिलेक्शन कमेटी अपना एक अलग भर्ती शेड्यूल जारी करता है, ठीक है। RRB रेलवे अपना अलग जारी करता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आप IBPS बैंकिंग सर्विस वाला जो है वो अलग से होता है। तो बैंक की भर्तियां ये निकालता है, रेलवे की जितनी भर्तियां होती हैं RRB करता है, और SSC की भर्तियां अलग होती हैं। अब इन्होंने क्या सोचा है कि जो अलग अलग भर्तियां होती हैं, अलग अलग नियम होते हैं, इनकी आपस में डेट टकराती हैं, बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, बच्चा उलझ जाता है कि मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूं, उस समय वो SSC की नहीं कर पाता, SSC कर रहा है उसमें रेलवे की तैयारी नहीं कर पाता है। तो क्यों ना हम करके कि भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे ये जो विभिन्न एजेंसियां हैं, इनके बजाय एक एजेंसी बनाई जाए जिसका नाम हो नेशनल NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। और वो एजेंसी एक एग्जाम करवाएगी जिसका नाम होगा CET, ठीक है। मतलब CET का मतलब क्या हो गया, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे नॉर्मली हमारे अभी तक एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जहां हमारे नेट होता था, ठीक है, और मेडिकल और इंजीनियरिंग में ऑलरेडी ये ऐसा टेस्ट पहले से आयोजित किया जाता रहा है। तो ये CET वही टेस्ट होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक प्रकार से मान लीजिए कि SSC, RRB और बैंकिंग सर्विस की जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें 2 से 3 चरण होते हैं, कि परी एग्जाम हो गया, फिर मेन एग्जाम हो गया, फिर इंटरव्यू हो रहा है। तो ये CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि आपका हो जाता है, यानी ये टेस्ट आपका साल में 2 बार करवाया जाएगा।
साल में कितनी बार करवाया जाएगा? शुरुआत में 2 बार करवाया जाएगा, ट्वाइस लिखा हुआ है, और बाद में हो सकता है इसको 1 बार कर दिया जाए, वो सरकार का प्रावधान रहेगा। लेकिन वर्ष में ये 2 बार करवाया जाएगा, ठीक है। वर्ष में कितनी बार करवाया जाएगा? 2 बार ये सीईटी टेस्ट आपका करवाया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की नॉर्मल बात होगी। सीईटी क्या है? तो सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सामान्य एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है आपकी। ये वर्ष में 2 बार करवाई जाएगी। कौन करवाएगा? एनआरए करवाएगा। यानी कि पहले जो एसएससी, आरआरबी और जो आईबीपीएस के द्वारा जो भर्तियां करवाई जाती थी, उनके स्थान पे अब पहली एग्जाम जो होगी वो सीईटी होगी। अब ये भारतवर्ष के समस्त व्यक्ति, नागरिक, युवा जो भी हैं, आपकी एज लिमिट जो भी होती है, वर्तमान जो भर्तियों में वही एज का प्रावधान रहेगा, ठीक है। जिन आरक्षित वर्गों को इसमें छूट का प्रावधान है वो जारी रहेगा, याद रखना। दूसरी बात है कि सीईटी की कोई बाध्यता नहीं है कि साहब आप 1 बार दे लो, 2 बार दे लो, आप कितनी बार भी इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि नेट आप कितनी बार भी दे सकते हैं, वैसे सीईटी टेस्ट जो है वो आप कितनी बार भी दे सकते हैं, कई बार दे सकते हैं, यानी कोई लिमिट इसकी आपके सामने नहीं है, याद रखना। तो सीईटी टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। आप समझिएगा इसको पैटर्न को। सीईटी क्या हो गया? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, सामान्य पात्रता परीक्षा हो गई। अब ये 3 चीजें हैं, और विशेष रूप से याद रखना सीईटी यूपीएससी का भी इसमें प्रावधान नहीं है, यानी यूपीएससी को इससे अलग रखा गया है। यूपीएससी की जो भी भर्तियां करवाई जाती हैं, चाहे वो आईएएस भर्तियां हो, ठीक है, मतलब जो भी आईएफएस वगैरह जो भी भर्तियां हैं, असिस्टेंट कमांडेंट वाली, एएससी वाली, ये जो भी भर्तियां यूपीएससी के माध्यम से जो करवाई जाती हैं, यूपीएससी को अभी इसके दायरे में नहीं लाया गया। हो सकता है भविष्य में इसके दायरे में लाया जाए, वो अलग मुद्दा, याद रखना। और ना ही अभी तक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया जा रहा है। तो जैसे सीटेट होती है कि बच्चे सोच सीटेट तो सीएट नहीं है, नहीं नहीं, सीटेट अलग है। अभी उसके लिए क्या ये नई चीजें लेके आते हैं नवीन शिक्षा नीति के अनुसार, वो एक भविष्य के गर्भ में रहेगा। अभी सीटेट जो है वो सीटेट के प्रारूप में जारी रहेगी, क्योंकि ये भी जो एग्जाम होगी वो अभी नहीं हो रही, ये 2021 से शुरू हो रही है। कब हो रही है? 2021 से शुरू हो रही है। नवीन शिक्षा नीति लागू जरूर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे 2021 से इसके कुछ प्रावधान शुरू होंगे, 2022, 23, 24, 25, तो 2024-25 में जाके वास्तविक रूप में अपने सामने आएगी। और राज्य सरकारें हैं वहां हो सकता है और भी लेट हो जाए, तो आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं, विचलित होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। परिवर्तन जो होते हैं उनके ऊपर मंथन कीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज नहीं आती और आप उसको नहीं सीख सकते। आपको तैयार रहना पड़ेगा, मैंने कहा तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, वक्त के साथ नहीं बदलोगे, तो लोग आपको कचरे के ढेर में उठा के फेंक देंगे साहब। मैंने कहा डार्विन की जो थ्योरी है उसको अपनाना है, योग्यतम जिएगा। तो आपको अपने आप को योग्य बनाना है, और क्यों नहीं बना सकते। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बस आपको उनकी ताकत को पहचानना है। तो ये सीईटी हो गया, समझ में आ गया। कितनी बार होगा? वर्ष में 2 बार ये टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है। लिमिट इसकी कोई नहीं है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। ये जो 3 बड़ी एजेंसियां थी, इनकी जो भर्तियां स्पेशली, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर की भर्तियां हैं, उनमें भी संभवतः इसको लागू किया जाएगा। यानी इसमें आप पास जैसे ही करते हो तो आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा। मान लीजिए आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया कि साहब आपका नाम डी है, ठीक है, धनंजय नाम है, धीर सिंह नाम है, जो भी है, राहुल नाम है आपका, तो आपके कार्ड में नंबर आ गए कि साहब आपने 90% प्राप्त किए हैं इसमें, तो ये आपका स्कोर कार्ड होगा कि आपको 90% नंबर मिले सीईटी टेस्ट में, ठीक है। अब उस टेस्ट की पात्रता जो रहेगी वो 3 साल रहेगी। मतलब ये जो आपको कार्ड मिला है ये 3 वर्ष आपके पास रहेगा। कितने वर्ष आपके पास रहेगा? 3 साल आपके पास रहेगा साहब। 3 साल तक ये 90% आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास रहेंगे। अब मान लीजिए कोई भर्ती हो रही है, बैंक की कोई भर्ती हो रही है, तो उसने विज्ञापन निकाला, परी तो होगी आपकी, प्री एग्जाम बैंक आप करवाएगा नहीं, एसएससी आपके प्री एग्जाम करवाएगा नहीं। तो मान लीजिए सीधा इंटरव्यू भी किया जा सकता है कि सीधे साक्षात्कार भर्ती के लिए जिनके 80% से ऊपर सीईटी टेस्ट में नंबर प्राप्त किए हैं, वो योग्य अभ्यर्थी जो है वो इस डेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आप डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे सकते हैं। हो गया आपके 90% है। मान लीजिए एक क्राइटेरिया तय कर दिया कि 70% है, 80% है, जैसे सीटेट का वैसे। तो इस प्रकार से एक स्कोर कार्ड आपको दे दिया जाएगा कि साहब आपके 80% नंबर आए, वो 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। अब मान लीजिए आपके 75% है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगा हो सकता है 75 में नहीं हो सिलेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, अगली बार दोबारा उस टेस्ट को देके 75 से 85 ला सकते हो।
95 ला सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आपकी ताकत पे डिपेंड करेगा, आपकी योग्यता पे डिपेंड करेगा कि उस परसेंटेज में जो आपने पहली बार उस टेस्ट में प्राप्त किया है उसको आप और भी इंप्रूव कर सकते हो, यानी आपको इंप्रूव करने का मौका दिया जाएगा। और इसको क्लियर नहीं है, लेकिन शायद 2 बार जरूर मौका दिया जाएगा, अभी इसकी क्लियर इतना हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो आपको इसमें सुधार करने का मौका दिया जाएगा, जैसे अपन सीटेट में सुधार करते हैं, जैसे अपन रेट में आरटेट में सुधार करते हैं, वही चीजें हैं, बस समझना है आपको। तो आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा और स्कोर कार्ड में आपकी परसेंटेज योग्यता का उल्लेख होगा कि साहब आपने इस समय सीटेट एग्जाम सीईटी एग्जाम दी और इस सीईटी एग्जाम में आपको इतने नंबर आपने प्राप्त किए इन पेपर्स में, ठीक है। अब आप जो है उस नंबर के उस कार्ड के आधार पे आप आने वाली कोई भी भर्ती जो है, जो बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की भर्ती हो, या कोई निजी सेक्टर वाले भी इसको लागू कर देंगे कि साहब कंपनी में हमें लेना है, प्राइवेट बैंक को लेना है, तो जो सीईटी टेस्ट पास हैं वो बच्चे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, इतने नंबर वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मतलब जितने ज्यादा नंबर हैं आपकी उतनी संभावनाएं रहेंगी आगे बढ़ने की, और हो सकता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक प्रकार से ये कीवर्ड होगा आने वाली भर्तियों में, आने वाले समय में आपको सीईटी टेस्ट में मैक्सिमम नंबर प्राप्त करके आप अपने भविष्य को बहुत अच्छा सुरक्षित कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो सीईटी क्या हो गया? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक साल में कितनी बार होगा? 2 बार होगा। इसमें आपको क्या दिया जाएगा? एक स्कोर कार्ड, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस स्कोर कार्ड के आधार पे आप इन तीनों आयोग द्वारा जो भी भर्तियां पहले की जाती रही हैं उन भर्तियों में डायरेक्ट मेन एग्जाम या आप इंटरव्यू एग्जाम के लिए डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी आपको उतनी ही वरीयता इसमें दी जाएगी। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 2 चीजें इसमें, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। ये जो सीईटी एग्जाम है, मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम सभी दे पाएंगे या सभी का एक लेवल होगा। नहीं, सभी का एक लेवल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी तक ये होता है कि मान लीजिए ट्रेडमैन की भर्ती रेलवे द्वारा, तो मान लीजिए उसमें उन्होंने 12वीं की योग्यता मानी, ठीक है। कोई ऐसी भर्ती है जिसमें 10वीं की योग्यता है, ठीक है। कोई ऐसी भर्ती है जिसमें बीए की योग्यता, ग्रेजुएशन की योग्यता है। तो 10वीं, 12वीं और बीए 3 लेवल की भर्तियां होती हैं कि आपको बैंक पीयू की तैयारी करनी है तो आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप एलडीसी हैं तो आप 12वीं का भी दे सकते हैं। एसएससी की लिपिक ग्रेड जो वैकेंसियां होती हैं एसएससी के थ्रू, उसमें 12वीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं एसएससी के थ्रू भी और रेलवे के थ्रू भी, जिसमें आप 10वीं पास भी दे सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, सीटी टेस्ट में क्या करेंगे कि 3 लेवल बना देंगे। एक 12वीं लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, एक मतलब एक बीए लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, एक 12th लेवल का, 12वीं का, सीनियर सेकेंडरी का, और एक केवल सेकेंडरी लेवल का। ये 3 लेवल के एग्जाम होंगे। अब आपको कौन सी एग्जाम देनी है? मान लीजिए आपको लगता है मैं ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है तो मुझे ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां उन्हीं में अप्लाई करना है, तो मैं ग्रेजुएशन लेवल जो है वो इसमें सेलेक्ट कर दूंगा कि मुझे ग्रेजुएशन लेवल सेलेक्ट करना है। तो मैं ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी टेस्ट होगा वो आप अप्लाई कर दें। आपको यदि 10th पास है, आपको 10th लेवल की एग्जाम देनी है आगे भर्तियों में, तो आप 10th वाला लेवल सेलेक्ट कर दें। और यदि आपको 12th वाला देना है तो आप 12th वाला, यानी कि सीईटी टेस्ट के 3 लेवल हो गए, 10वीं लेवल का, 12वीं लेवल का और बीए लेवल का। आपको जो जिस लेवल के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है आप उस लेवल के अकॉर्डिंग 10th का, 12th का या ग्रेजुएशन लेवल का, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म में फिलअप कर दें और उस एग्जाम को दे लें। और उस एग्जाम के बाद जो आपको कार्ड मिलेगा वो स्कोर कार्ड कहलाएगा और वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। उस कार्ड में आप प्रति वर्ष सुधार कर सकते हो यदि आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा और कर सकता हूं, और करना भी चाहिए, इंप्रूव कर सकते हो आप। समझ में आ गई बात? ये एक प्रकार से सीईटी टेस्ट है, ठीक है। कौन करवाएगा? एनआरए करवाएगा, ठीक है। एसएससी, आरआरबी और जो बैंकिंग जितनी भी भर्तियां हैं वो सब इसके थ्रू होंगी, याद रखना। तो एक प्रकार से इसका फायदा क्या होगा? एक बच्चा एसएससी एग्जाम दे रहा था, उसके लिए अलग फॉर्म कर रहा था, बैंक के लिए अलग फॉर्म कर रहा था, ठीक है, रेलवे के लिए अलग फॉर्म कर रहा था। अब आपको केवल पहली एग्जाम के लिए एक ही फॉर्म एक जगह अप्लाई करना है। एक पोर्टल होगा एनआरए के द्वारा विकसित, उसी में आपको एक बार फीस जमा करवानी है और फिर वो सीधी एग्जाम देनी है। और ये एग्जाम जो है लगभग 1000 सेंटर पे होगी, और कोशिश ये की गई कि भारत भर के सभी जिलों में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका सेंटर हो, और विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को इस सुविधा भी दी जाएगी भविष्य में कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को और अपने मतलब अपने डिस्टेंस को चुन सके, डेट को भी चुन सके कि मेरे लिए ये डेट ज़्यादा पॉसिबल सही रहेगी, ठीक है, इस महीने वाली। तो वो डेट और सेंटर को चुनने की उसको जिले में, किस जिले में, वो सुविधा भी इसको दी जाएगी। और एक विशेष चेंज और इसमें किया गया है कि अब तक जो इस एग्जाम होती रही वो हिंदी और इंग्लिश में होती रही। अब तो हिंदी मीडियम में दो, इंग्लिश मीडियम में दो, लेकिन पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि 12 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 12
भाषाओं में आपको ये एग्जाम आयोजित करवाई जाएगी जो अनुसूची द्वारा स्वीकृत हैं, और भविष्य में धीरे धीरे इन 12 भाषाओं के बजाय 20-24 जो भी होंगी उन सब में भी इसको करवाया जाएगा। यानी आप जो भी गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, उनमें भी आप, बंगाली भाषा है, उनमें भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी हिंदी इंग्लिश की आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं रहेगी। तो ये 12 भाषाओं में आयोजित करवाया जाएगा। साल में 2 बार ये करवाया जाएगा, एनआरए द्वारा करवाया जाएगा। ये एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग जो भी भर्तियां हैं वो सब की प्री एग्जाम एक प्रकार से हो जाएगी। 3 साल के लिए वैलिड रहेगी, और 3 साल में मुझे लगता है कि कंपटीशन का बेहतरीन समय होता है। और 3 साल में यदि आप नहीं लगते हैं तो बहुत मुश्किलें उसके बाद आएंगी। 3 साल एक बेहतरीन टाइम होता है कि सही दिशा में सही तरीके से मेहनत की जाती है। तो मुझे लगता है कि 3 साल में कोई भी कॉम्पिटिशन को हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी, इसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं। एज लिमिट आपका फिलहाल अब इसमें कुछ आया नहीं है, और जो प्रावधान होंगे वो जो ऑलरेडी चल रहे थे वही प्रावधान रहेंगे। रिजर्व्ड कैटेगरी को इसमें छूट रहेगी। कितनी बार भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये आपको याद रखना है। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। अब देखिए, पाठ्यक्रम, इसके जो लाइन लिखी गई है पाठ्यक्रम में, वो लिखी गई मानक पाठ्यक्रम रहेगा, एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम रहेगा। पाठ्यक्रम की सूची नहीं दी गई क्या रहेगा। अब मान लीजिए कि एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग, इन तीनों का जब पाठ्यक्रम देखोगे तो आपको तीनों में कुछ चीजें समान भी मिलेंगी, कुछ अंतर भी मिलेगा। कि इसमें मैथ थोड़े अलग लेवल का है, रेलवे में मैथ थोड़ा अलग इजी लेवल का आता है, बैंक में थोड़ा मैथ और अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स पे वाले पार्ट पे ज्यादा अच्छा वेटेज दिया गया है। इसमें पूरे भारत का इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी सब एसएससी में पूछी जाती हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जो कमेटी बैठाएंगे उस कमेटी के सुझावों को स्वीकार करते हुए क्या करेंगे कि जो आप बैंक की, एसएससी, रेलवे की जो भी भर्तियां आप देते हैं, इनसे संबंधित जो भी और अदर भी भर्तियां होंगी, धीरे धीरे सब में लागू हो जाएगा, याद रखना। तो इन्होंने एक मानक पाठ्यक्रम बना देंगे। मानक का मतलब क्या, जिसमें मैथ भी होगा, क्योंकि इन तीनों में मैथ आता है। तो एक अच्छे लेवल का मैथ डाल दिया जाएगा, रीजनिंग डाल दी जाएगी। ठीक है, आपका इंग्लिश का नॉलेज डाल दिया जाएगा, हिंदी का नॉलेज आपके लिए डाल दिया जाएगा, करंट का आपके पास पार्ट डाल दिया जाएगा, और राजस्थान का, भारत का जो एक प्रकार से नॉलेज है कि इतिहास, कला संस्कृति वाला है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है। ठीक है, आपका राज्य व्यवस्था, संविधान वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। तो इन सब पार्ट को मिला के एक जीके के नाम का जो पेपर है, उसमें लगभग हर विषय की विषय वस्तु को शामिल करते हुए एक नॉर्मल पाठ्यक्रम तय कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि लगभग पाठ्यक्रम ये होगा जिसमें मैथ भी होगा, जिसमें लगभग थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट भी रहेगा, हिंदी का पार्ट भी रहेगा, प्लस भारत का जो भी नॉलेज है, जीके है एक प्रकार से, इसमें इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ठीक है, ये सब चीजें जिसमें आ जाएं, उनको मिला के कॉमन पाठ्यक्रम तय कर दिया जाएगा, और उस कॉमन पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको एग्जाम आयोजित करनी है। तीनों का लेवल अलग अलग हो जाएगा, 10वीं का अलग, 12वीं लेवल का अलग और बीए लेवल का अलग। अब इसमें कितना अच्छा आप कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस एग्जाम को, आने वाली भर्ती को फाइट कर सकेंगे। ये 2021 से एक प्रकार से प्रावधान होंगे, याद रखना, आपको याद रखना है। और मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा आपको, बहुत सिंपल सी समझनी है। एनआरए द्वारा करवाया जाएगा। ये 3 एजेंसियां जो भर्ती करवाती थी वो सब सीईटी के माध्यम से होंगी। इसके बाद हो सकता है मेंस एग्जाम हो, आवश्यक नहीं है। सीधा साक्षात्कार के लिए मैंने कहा ना कि सीधा बुला लिया जाएगा कि साहब बैंक पीओ की जॉब निकली है, 500 जॉब निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अब जिन्होंने सीईटी टेस्ट में मान लीजिए कि 70+ नंबर प्राप्त किए हैं, वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर दें और उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसमें जो बेहतरीन अंक होंगे और बेहतरीन जिसका विश्लेषण क्षमता होगी, उसके आधार पे आपको डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो एक प्रकार से आपका खर्चा बचेगा, आपका समय बचेगा, एक प्रकार से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने सीईटी कर रखा है, अब हमें सेकंड एग्जाम जो है, जो इंटरव्यू होगा, जो भी होगा, उसको देने के लिए पात्र हो जाएंगे। तो एक प्रकार से कुल मिला के मैं कहूँ कि मुझे ये सही लगा कि इसके माध्यम से आप दे सकते हैं, क्योंकि तीनों का लगभग सेम सिलेबस रहता है। तो आप अलग अलग दिशा में डाइवर्ट होने के बजाय एक दिशा पे ध्यान केंद्रित करके अपनी शक्ति को एक जगह लगा के आप इस टेस्ट को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं, और भविष्य में और ज़्यादा इसमें क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। फिलहाल अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं वो केवल ये सूचनाएं जो मुझे समझ में आया है वो आपको मैंने बता दी हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन टेस्ट होगा, याद रखना एक चीज़, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। सब कुछ भविष्य में ऑनलाइन ही होना है, याद रखना, बहुत सारा समय बचने वाला है। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है, बट हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें हो। तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और 12 भाषाओं में होगा, साल में 2 बार होगा। इस प्रकार से इसके कुछ प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और जो भी नए इन भर्तियों की जो तैयारी करते हैं बच्चों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएगा, ताकि मन से कन्फ्यूजन दूर हो। डरने की आवश्यकता नहीं, स्वीकार कीजिए परिवर्तन को, उसके अनुसार अपने आप को अपडेट कीजिए। फिलहाल
फिलहाल जो भर्तियां हो रही हैं उनमें लागू नहीं होगा, 2021 से शुरू होगा, 2021 में। अब शिक्षक भर्तियों में हो सकता है कुछ ऐसी एक नया टेस्ट और लागू कर दिया जाए, यूपीएससी को अभी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये कंप्लीट जानकारियां मेरी तरफ से थी। आने वाले आगामी जो वीडियो होंगे वो ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का होगा, इंग्लिश से होगा, एबीएसटी विषय के लिए होगा। एक सेकंड ग्रेड भर्ती के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, और जो अपने साइकोलॉजी के टॉपिक्स चलते हैं उनके वीडियो सीक्वेंस में आते ही जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आप लोगों का प्रेम सहयोग बना रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।